हाँ तो बच्चों, वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। मैं कुंदन कुमार आप लोग को आज फिज़िक्स का जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो फंडामेंटल फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस टॉपिक को हम आज विस्तृत रूप से जानेंगे, है ना। और इस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बाबू बात करेंगे कैसे, है ना। तो समझेंगे कि मेरा टॉपिक क्या है, फिज़िक्स। मैं फिज़िक्स का फैकल्टी हूँ, तो मैं आप लोग को फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिज़िक्स तो बाबू सबसे पहले हम समझेंगे कि फिज़िक्स होता क्या है ना। तो फिज़िक्स के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। इसको हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फिज़िक्स का जो हिंदी रूपांतरण है वो भौतिकी है। अब समझेंगे कैसे कि इसका डिफिनेशन को हम समझते हैं कि फिज़िक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज़ स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। कहने का मतलब है बाबू कि इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, नेचर और इसके लॉ को। नेचर का मतलब समझते हैं, नेचर का अर्थ होता है प्रकृति और लॉ का मतलब होता है नियम। तो हम लोग बेसिकली रूप से फिज़िक्स में स्टडी करेंगे नेचर में जितने भी तरह के चीज़ें विद्यमान हैं, उपस्थित है ना, उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनके नियमों का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब समझेंगे बाबू क्या कि नेचर में चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली रूप से पहला जो टाइप होता है वो साउंड हो सकता है, आपका नेचर से ही फाइंड आउट। लाइट हो सकता है बाबू, ठीक है। प्रेशर हो सकता है बाबू, हीट हो सकता है बाबू। कहने का मतलब है बाबू, साउंड का मतलब होता है ध्वनि, लाइट का मतलब प्रकाश, प्रेशर का मतलब दाब या दबाव, इसको हीट का मतलब होता है उष्मा। तो हम बेसिकली रूप से फिज़िक्स में इन सारे सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे और इनके क्या क्या फंडामेंटल लॉज होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। चलिए मेरा जो अब टॉपिक है फिज़िक्स में, वो टॉपिक है आपका बेसिकली रूप से आज यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग बेसिकली रूप से स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम आज बात करेंगे कि जो क्वांटिटी है उसको दो तरीके से बांटा गया। इसको कितने तरीके से बांटा गया, दो तरीके से, है ना। तो क्वांटिटी में एक हो गया फिजिकल क्वांटिटी और एक हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का जो हिंदी होता है बाबू वो राशि होता है। क्या होता है बाबू, राशि, है ना। फिजिकल का मतलब होता है, फिजिकल क्वांटिटी से हम रिलेटेड समझेंगे। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, भौतिक राशि। क्या होगा बाबू, भौतिक राशि। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है गैर भौतिक राशि, गैर भौतिक राशि, ठीक है बाबू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। जब यहाँ तक बाबू किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे हम बात करेंगे कि भौतिक राशि होती क्या है। इस टॉपिक को समझेंगे ध्यानपूर्वक। तो भौतिक राशि में हम बात क्या करेंगे, इट कैन बी फिजिकली मेजरेबल। कहने का मतलब है कि वैसे
चीज़ों को हम भौतिक राशि कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन सारे चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी में के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक में है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होगा कि दोज क्वांटिटीज विच can't be physically measurable। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अभी नोट करोगे और ध्यानपूर्वक टॉपिक के बारे में समझोगे। देखो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वांटिटीज का मतलब होता है राशि के, वो हम बोलते हैं, इसका हिंदी राशि होता है। ये क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फिजिकल होता है एक, नॉन फिजिकल होता है बाबू, ठीक है। फिजिकल का मतलब हम भौतिक राशि कहते हैं, नॉन फिजिकल का मतलब होता है गैर भौतिक राशि। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। तो ये चीज़ें कौन कौन चीज़ें होंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो हम इसमें हम बात करेंगे, मास हो सकता है ना, कोई भी चीज़ है ना, उसका वजन आप फाइंड कर सकते हो, कितना उसका द्रव्यमान है ना। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कोई चीज़ कितना लंबा है ना, लेंथ। फिर हम टाइम को मेजर कर सकते हैं ना। इन सारे जितने और ETC बहुत तरह का चीज़ें हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और कुछ जो चीज़ें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वैसे कि आपको हम बता देना चाहते हैं कि यूनिवर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में कितना जल है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट बी मेजर इट प्रॉपरली। ओके, गुड। तो हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में यदि, या फिर आपसे अगर कोई बच्चा से अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपके सर में कितने बाल हैं बाबू, तो ये भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसी तरह की चीज़ें हैं यूनिवर्स के बारे में। इसका एग्जाम्पल होगा, देखो ये दो तरह का चीज़ हो गया। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत के चीज़ों को, उसका हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाले कृपया करके ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे। यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के बारे में भी है कि कोई इसको प्रॉपरली रूप से मेजर नहीं कर सकता है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। या सी वाटर है ना, सी वाटर, कितना समुद्र में जल है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है बाबू। चलो, जब ये सारी चीज़ें जब हमको फाइंड आउट हो गई कि फिजिकल कौन है, नॉन फिजिकल कौन है ना, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपरली रूप से कि हमारे पास यूनिट की बात करेंगे। क्या की बात करेंगे? यूनिट की बात करेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, अब हम बात करेंगे कि देखो, अब हमको तो कुछ चीज़ें मिल गई कि फिजिकल क्वांटिटी मिल गई और नॉन फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी से ही हम फिजिक्स में सारे चीज़ों का स्टडी करते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम समझेंगे बाबू कि कोई चीज़ है मास है भैया, और कोई लेंथ है, कोई टाइम है ना। तो इन चीज़ों को अगर मान के चलिए आपके पास कोई सामान है, तो कैसे बोलोगे, तो उसको एक प्रॉपर डिफाइन करोगे ना। तो अब हम समझेंगे क्या कि यूनिट होता क्या है ना। यूनिट का मतलब होता है मात्रा। यूनिट का मतलब होता है, सॉरी, इकाई। यूनिट का मतलब क्या होता है बाबू? हिंदी में इकाई होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया है ना। अब चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, है ना। तो देखो, इकाई में हम चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो चीज़ों को हम बताते हैं। देखो, इसका मतलब प्रॉपरली रूप से होता है, इट इज डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड पैरामीटर। इट इज डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड
पैरामीटर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है बाबू, ध्यान पूर्वक चीजों को समझना है। लिखा क्या हुआ है, इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड पैरामीटर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसका हिंदी यह हुआ कि एक कोई भी जो चीज है उसको मापने के लिए जो निर्देश मापन होता है, मापक होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वही यूनिट या इकाई कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। तो अब जो है चीज़ों को हम समझेंगे कि यूनिट का भी बहुत तरह का पार्ट होता है बाबू। कुछ चीज़ें होती है कि जो चीज़ यूनिवर्स में मिलेगा, है ना, जो फिजिकली रूप से मिलेगा हमको, स्टार्टिंग से ही मिलेगा, उसमें हमको कोई किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं है चीज़ों को करने में, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट का हम एक टाइप फंडामेंटल बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आता है ना। और दूसरा होता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है, उससे जो यूनिट फॉर्म होता है वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि नहीं है? तो एक चीज़ और जान लेना है बाबू कि यूनिट को कौन डिसाइड करता है ना। कौन जो चीज़ है ना, एक संस्था है, आप लोग जान लोगे कि आपके नेवी और एयरफोर्स में मैक्सिमम बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि यूनिट को डिसाइड कौन करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिट को जो डिसाइड करता है एक संस्था है, उसका नाम है CGPM। क्या नाम है बाबू? CGPM, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म भी जान लेना है बाबू कि C होता है, C से हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, G से होता है जनरल होता है, P से पोस्टग्रेड होता है और M से मेजर होता है ना। ये फ्रेंच भाषा से है। कैसे रिलेटेड है बाबू? फ्रेंच वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, ठीक है ना। एक चीज़ को जान लीजिए आप लोग, ठीक है। ये फ्रेंच में है, लेकिन इंग्लिश में जो है इसका जो हम समझेंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल फॉर मेजरेबल, है ना। कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं इंग्लिश में वो इस तरह से लिखे जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन आएगा, आपके नेवी SSAR में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि हु डिसाइड यूनिट, यूनिट को कौन डिसाइड करता है, कौन मापन करता है, तो आपको समझना है कि एक CGPM एक संस्था है ना। जैसे मान के चलो, यदि मैं अभी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो अब इनके जितने भी रूल रेगुलेशन मैं यहाँ से इनके ही थ्रू आपके पास पहुँचाऊँगा, है ना। तो वही तरीके से आपको फिज़िक्स में कोई भी चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज की जाती है, लिखी जाती है, तो उसके पीछे एक इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा ही रोल रहता है जो आपके सामने प्रेजेंट करता है ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं आता। तो चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। चलिए, CGPM के बारे में आप समझ ही चुके हैं। एक चीज़ और अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना भाई। यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, इसके लिए देखो क्या होता था बाबू कि गांव वगैरह में यदि आपके पास अगर दूध है ना, या तेल है, घर में तेल है, कोई आपके पड़ोसी लोग जो है वो आपसे मांगते थे कि भाई हमको एक डब्बा या उनका जो पैमाना होता था मापन का पहले में, वो देते थे, है ना। तो अगर एक गिलास में वो आपको दिए कि इतना भाई हमको ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, तो आप उनको इतना दे देते थे, ठीक है। जब उनको लौटाने की बारी आती थी तो क्या करते थे कि उससे छोटा सा मापन होता था या कभी कभी सेमी भी चीज़ होती थी, उससे वो मेजर करके आपको दे देते थे, ठीक है। तो आप फिर कभी मेजर करते होगे तो उसमें क्या होता था कि कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, है ना। तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता था, लेकिन कम ही हो जाता था अक्सर। तो इस तरह की भी दुविधा हो जाती थी। तो एक पैमाना गठित किया गया कि भाई एक चीज़ होना चाहिए जिसको हम यूनिट के फॉर्म में, कि यदि ये चीज़ है केजी है, मैंने आपसे यदि सामान लिया, तो अगर चावल लिया तो चावल आपसे लिया तो 2 किलो लिया, तो भाई मैं रिटर्न भी आपको कितना करूँगा? 2 किलो करूँगा। तो केजी जो चीज़ है बाबू, वो केजी जो चीज़ है वो एक यूनिट है। केजी जो चीज़ है बाबू वो यूनिट है।
और Q एक क्वांटिटी है, तो एक टर्म आपको मैं बता देना चाहता हूँ, Q बराबर होता है N इंटू यू। Q आपका क्वांटिटी हो गया बाबू, Q क्या हो गया, क्वांटिटी। कहने का मतलब है बाबू, इसका हिंदी होता है मात्रा, ठीक है। N हो गया कोई भी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी स्केलर या न्यूमेरिक नंबर। स्केलर मतलब हो गया न्यूमेरिक चीज़ ही हो गया, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे हम 1 2 3 एक डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कोई भी इंटीजर हो गया है ना। और यू जो है आपका यूनिट हो गया। यू क्या है बाबू, यू फॉर यूनिट है, यू फॉर यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू क्या है बाबू, यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्यू आपका मात्रा हो गया, एन एक नंबर हो गया, यू क्या हो गया, यूनिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बाबू, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपके इस टॉपिक में पढ़ना है ना। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बाबू मूल राशियां, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है मूल राशियां, मूल राशियां, है ना। तो हम आज जो है टॉपिक में आपको बतलाने वाले हैं कि मूल राशियां होती क्या है ना। तो जो भी चीज़ नेचर से हमें प्राप्त होती है, मिलती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है। वैसी राशियाँ जो किसी भी राशियों पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी राशियों पे डिपेंड नहीं करती है ना। कहने का मतलब है दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ऐसे भी समझ सकते हो, आपको जैसे समझ सकते हो आप उसी तरह से समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम पहले आपको समझा देते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है कि इट इज defined as those quantities, it is defined as those quantities which are independent to other quantity। देखो बाबू, ये जो कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यानपूर्वक आप समझ लोगे। हिंदी वाले के लिए भी लिख लेना है कि इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं कि वैसे राशियाँ जो दूसरे राशियों पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब है डिपेंड मतलब निर्भर नहीं करते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि वो निर्भर नहीं करेंगे, मतलब वो स्वतंत्र रूप से रहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी है। तो हमारे पास जो मेजरेबल रूप से है वो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। वो सातों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम आपको इस टॉपिक में पहले हम समझा देते हैं। उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे। एक तरफ हम क्वांटिटी लिखेंगे, है ना। जैसा कि एक तरफ हम क्वांटिटी लिखते हैं, है ना, और एक तरफ उसके यूनिट्स लिखेंगे बाबू, और एक तरफ उसका सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंबल। मतलब देखो, क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया राशि हो गया, यूनिट के मतलब तो जान ही रहे हो आप, इकाई, है ना। क्या सिंबल का मतलब होता है संकेत। क्या होता है बाबू, संकेत। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब हम समझेंगे टॉपिक में कि वो टॉपिक में, इस टॉपिक में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन है। तो फर्स्ट जो आए आपका क्वांटिटीज़ क्या है, मास। मास का यूनिट क्या होगा बाबू, केजी होगा, है ना। इसका सिंबल हम कैसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं बाबू, केजी लिखते हैं। यूनिट का सिंबल है बाबू, यूनिट का सिंबल है ना। अगर सिंपल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो उसका जो सिंबल है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, है ना। लेंथ है बाबू, इसको हम एल से लिखते हैं, कैपिटल एल लिखेंगे। और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, मीटर लिखेंगे,
यहाँ भी आप किलोग्राम लिखोगे, पूरी तरह से किलोग्राम लिखोगे, ठीक है। तो इसका हम एम लिखेंगे, है ना। फिर लिखेंगे थर्ड में आपका क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, इसमें स्मॉल एस लिखते हैं, ठीक है। थर्ड में लिखेंगे आपको हम इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। इसका यूनिट क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसको ए या आई दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, है ना, सिंबल में। उसके बाद क्या होता है बाबू, टेम्परेचर होता है। इसका जो है केल्विन होता है, क्या बाबू होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन। इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक 4 हो चुके हैं आपके। अब जो है बचे हुए हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको डिटेल से तीनों बचे हुए क्वांटिटीज़ के बारे में बतलाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम बात करेंगे बचे हुए 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। हम टेम्परेचर तक बात कर चुके थे, है ना। उसके बाद जो है चौथा नंबर में, 5th नंबर में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 5 बता चुके हैं बाबू। इसका जो होता है मोल होता है बाबू, मोल होता है ना। इसका जो सिंबल होता है वो MOL होता है ना। इधर आपका सिंबल रहेगा और इधर वाले में आपका यूनिट लिख रहे हैं बाबू हम, और इधर वाले में हम क्वांटिटीज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटीज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रॉपर रूप से, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा है आपका लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका होता है कैंडेला से हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, कैंडेला। इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट कैंडेला है, और CD इसका सिंबल है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर रूप से। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड इट्स रिलेटेड यूनिट की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड का मतलब होता है बाबू, हिंदी में इसको हम लिखते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां, है ना। तो व्युत्पन्न राशियां होती क्या है, वैसे क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि इनकी जो खोज होती है वो पूर्ण रूप से फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से होती है, ठीक है। Those quantities which are formed with the help of fundamental quantities, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बाबू हम लिख सकते हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। पहले आप इसको प्रॉपर रूप से समझोगे। ड्राइव क्वांटिटी का मतलब होता है व्युत्पन्न राशियाँ। वैसी चीज़ों को हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। कहने का मतलब वैसे क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं जिनका जो फॉर्मेशन है वो विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मदद से होता है। इसमें एग्जाम्पल में आपका एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, स्पीड आता है, वेलोसिटी आता है। तो इन चीज़ों का फॉर्मेशन कैसे हुआ अभी हम आपको प्रूफ करके दिखलाते हैं, ठीक है। पहले आप डेफिनेशन को इसको नोट करोगे, फिर एग्जाम्पल को हम रहने देते हैं और सारे एग्जाम्पल को समझाते हैं कि ये कैसे
इन सारे एग्जाम्पल इस क्वांटिटी के रिलेटेड में ही आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए, अच्छी बात है। चलिए बाबू, हम ध्यानपूर्वक समझेंगे कि लिखे हुए सारे एग्जाम्पल ड्राइव क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं कैसे, है ना। तो फर्स्ट आपका आता है एरिया। एरिया क्या आता है बाबू? एरिया आता है ना। तो एरिया को कैसे लिखोगे? अगर मान के लो कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी क्या है बाबू? लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ में भी हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? एक सिंपली रूप से एक लेंथ को ही मेजर करते हैं ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एरिया जो है वो दो लेंथ, समान लेंथ या अलग अलग लेंथ के, क्योंकि हम यदि बात करेंगे रेक्टेंगल में तो अलग अलग बात करेंगे। अगर स्क्वायर अगर लेते हैं हम सरफेस अपना, तो उसमें हम दो लेंथ सेम ही होता है ना। तो कहने का मतलब है लेंथ को लेंथ से हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो एरिया बन जाएगा, है ना, एल इंटू एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या होता है बाबू? एल का जो यूनिट होगा आपका मीटर होगा, और इसका भी क्या होगा बाबू? मीटर होगा। मीटर और मीटर आपस में जब गुना होगा तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर जो यूनिट आ गया वो एरिया का आया। कहाँ से आया? आने के पीछे कैसे आया बाबू? वो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका बेसिक रूप से रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब हम बात करेंगे उसी तरह से वॉल्यूम की। क्यूब का वॉल्यूम होता है ना, क्यूब का एक ही होता है ना। तीन लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो लेंथ का ही है ना, उसी से मेजर करो। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो स्पीड, इसको समझ लेना है ना। स्पीड, स्पीड क्या होता है बाबू? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना बाबू। देखो, डिस्टेंस का मतलब, कहने का मतलब कोई एक लेंथ ले लोगे और एक टाइम टी ले लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया, है ना। एल और टी लिख दिए, इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर अप बाई सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया बाबू? यूनिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। उसके बाद आपका क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी है, इसको भी समझ लेना है बाबू। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हिंदी भाषी बच्चों के लिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन। टाइम का मतलब तो जान ही रहे होगे आप लोग, नहीं जानते हो? टाइम का मतलब होता है समय। ठीक है, समय। ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बाबू? वेग होता है ना। स्पीड का मतलब क्या होता है बाबू? चाल होता है बाबू। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करोगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि आपके पास कितना डाउट्स हैं, आपको क्लासेस में इंटरेस्ट है या नहीं है, है ना। तो चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह के क्या है बाबू? लेंथ ही है, तो मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट क्या हो गया बाबू? मीटर बाई सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं और फिर हम आगे हम बात करते हैं, है ना। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने फंडामेंटल और ड्राइव्ड दो तरह के क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करवाया, है ना। ये सारे के सारे फिजिकल से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि नॉन फिजिकल में तो हमें स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो फिजिकल से ही इसका सब पार्ट्स हैं, वो सारे के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फंडामेंटल में हम स्टडी किए, उसके बाद हम बात करें किए ड्राइव्ड का। वो कैसे बना बाबू? फंडामेंटल के बारे में हमको पता था, उसी को मिलाकर कॉम्बिनेशन से, चाहे मल्टीप्लिकेशन चाहे डिवीजन, किसी भी तरीके से हम क्या करें, नए तरह के क्वांटिटी का जनरेशन किए, फॉर्मेशन किए। वो सारे क्वांटिटीज़ आपको ड्राइव क्वांटिटी के रूप में समझे। अब बाबू एक चीज़ जान लो कि इतने क्वांटिटी से हमको काम नहीं चला, कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो छूट जा रही थी, जो इसको फिजिकली रूप से मेजरेबल यदि आ जाता था तो दिक्कत हो जाती थी। तो साइंटिस्ट लोग तो काफ़ी विद्वान होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी उन्होंने स्टडी किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि वो प्रॉपर रूप से इसके बिसाइड्स, मतलब कहने का मतलब है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड के बिसाइड्स आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी थे।
क्या थे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी थे। देखो बाबू, कहने का मतलब ये है, अब सप्लीमेंट्री का मतलब बोलिएगा कि क्या होगा सर, हिंदी में हमको नहीं समझ में आता है सर, तब बाबू जान लो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, पूरक राशियां। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें दो तरह के चीज़ों को समझा गया, एक आपका हुआ प्लेन एंगल और दूसरा हुआ सॉलिड एंगल। एक हुआ आपका प्लेन एंगल और एक हुआ आपका सॉलिड एंगल। तो इसमें दो जो होते हैं उनके बारे में पहले हम लिख देते हैं आपको, फिर आपको इसके बारे में हम डिटेल से समझाएंगे। प्लेन एंगल होता है बाबू और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है बाबू वो रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है बाबू स्टे रेडियन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। प्लेन एंगल का मतलब होता है रेडियन, इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और स्टेडियन। तो कोई बच्चों को मन में कुछ डाउट आ रहा है सर कि आपने तो सिंपली रूप से सर केवल यूनिट लिख दिया, तो बाबू एक चीज़ जान लो कि ये टॉपिक ऐसे बेसिकली रूप से यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको कुछ कंसेप्ट है उसको आज बता देता हूँ, ठीक है। प्लेन एंगल से में कहते क्या है ना, तो प्लेन एंगल का मतलब एक सिंपल एंगल। एंगल का डिफिनेशन कैसे होता है, कहने का मतलब क्या होता है कि दो लाइन को आप ज्वाइन करते हो और जो झुकाव पैदा होता है ना, कि जो भी इंक्लिनेशन फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को, ठीक है, गुड। अब हम बात करेंगे प्लेन एंगल के बारे में। बतला रहे थे आपको प्लेन एंगल होता क्या है। तो प्लेन एंगल में होता क्या है, जैसे मान के चलिए आप एक लाइन लिए, फिर एक लाइन लिए, है ना, और ये लाइन के बीच में दोनों के बीच का कितना झुकाव है, अगर मान के चलो कोई भी एंगल हो 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो, है ना, 45 डिग्री एंगल है ना, तो यदि मान के चलो तो इसका प्लेन एंगल इतना डिग्री हो गया, है ना। डिग्री, रेडियन, ये सारे कन्वर्जन हम आगे क्लासेज में स्टडी करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री का मतलब होता है π/4 रेडियन, है ना, π/4 रेडियन लिखते हैं, है ना। कहने का मतलब कैसे होता है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन होता है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखो बाबू, अब हम बात कर रहे थे प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल में तो किसी को कोई और डाउट है नहीं। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली रूप से जो आपका मेन जो गेम है वो सॉलिड एंगल पे है, कि सॉलिड एंगल होता है क्या सर और स्टेडियन क्या है, नहीं है, इस सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। देखो बाबू, सॉलिड एंगल, देखो बचपन में आप बहुत सारे गेम खेले होंगे, है ना। कोई बच्चा क्या करता था, नाव वाला गेम खेलता था कि नहीं खेलता था, ठीक है। तो कोई बच्चा क्या करता था कि अगर चिनिया बादाम वगैरह जो भी मिलता है आपको, है ना, या फिर कोई किराना दुकान पे जाते हो, अगर मांगते हो उनसे, तो उन लोग का जो एक पेपर जो होता है बाबू, वो पेपर को फोल्ड करने के लिए मैं एक चीज़ आपको बतलाता हूँ कि कुछ इस तरह का सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, देखो इसको ध्यानपूर्वक देख लो बाबू। देखो बाबू, ये जो ये यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वाला जो एंगल है ना बाबू, ए वाला जो एंगल है यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो सॉलिड एंगल है। कहने का मतलब है इसको जितना नज़दीक में इसको हम जैसे जैसे घुमाएंगे और जैसे जैसे इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, तो इसका एंगल क्या है बाबू, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा जो ठोंगा टाइप का होता था, आप लोग जानते होंगे ना, ट्रेन वगैरह में, तो अगर कोई चिनिया बादाम वाला आता था या फिर कुछ मूंगफली वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मूंगफली वाले आते थे, है ना, ठीक है, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मूंगफली वाले आते थे तो वो क्या करते थे, वो देते थे तो इस तरह का ठोंगा वो बनाते थे। तो इसका जो फॉर्मेशन होता था, तो ये जो वाला जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, वही सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो है फॉर्मेशन, ये आपका पूरा सरफेस एरिया हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को हम एक हाइट के रूप में मेज़र करेंगे, है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसको जो है हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू,
ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है डी ए बाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ए क्या है बाबू? एरिया है। आर स्क्वायर क्या है? एक हाइट का मेजरेबल है। कहने का मतलब है, या फिर कोई बच्चे का जन्मदिन होता है तो उनका जो कैप वगैरह देखते हो कुछ उसी तरह का, मतलब एक कोनिकल शेप का होता है, शंकु के आकार का होता है, उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात है। जब आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छी ढंग से समझ में आ गई तो अब जो टॉपिक है आपका यूनिट और मेजरमेंट में ही हम अब डायमेंशन के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग क्लास को में चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या है टॉपिक में है बाबू? डायमेंशन में क्या होता है कि डायमेंशन का मतलब ही होता है, हिंदी में विमा होता है। क्या होता है? विमा होता है ना। तो ये चीज़ें होती क्या है ना, कहने का मतलब है कि डायमेंशन को सर डिफाइन किससे करेंगे, कैसे करेंगे सर कि ये इसका डायमेंशन ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है ना सर। तो इसको एक प्रॉपर डिफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, कोई भी आपके पास जो फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं बाबू, उसके वो कितने पावर में रेज करते हैं ना। यदि जैसे एक बच्चा को अभी हमने प्रश्न दिया कि बाबू तुम एरिया का डायमेंशन लिखो, क्या लिखो? एरिया का डायमेंशन लिखो, तो बच्चा को तो समझ में सर यूनिट आता है, सर यूनिट तो मीटर स्क्वायर जानते हैं सर एरिया में, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलो, तो अब हम बात करेंगे विमा की बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, विमा में हम बात करेंगे बाबू एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, एक एक्सप्रेशन लिखना है बाबू, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, इज रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटी हाउ मच पावर और एक्सपोनेंट। देखो, एकदम ठेठ में जो डिफिनेशन है अपने लैंग्वेज में हम लिखा रहे हैं। आप चीज़ों को अगर ध्यानपूर्वक समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करना है कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी के, जो उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने पावर तक लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर का मतलब होता है घातांक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो अब हम समझेंगे कि डायमेंशन लिखेंगे कैसे, है ना। डायमेंशन लिखेंगे कैसे। कहने का मतलब है बाबू, मेरा जो अब टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड डायमेंशन, हाउ टू फाइंड डायमेंशन। मेरा टॉपिक में अब पढ़ेंगे हम कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन। कहने का मतलब है कि बीमा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका कि इसका जो स्टेप्स होगा वो 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। कितने स्टेप्स का प्रोसेस है बाबू? 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, क्या है बाबू? फर्स्ट स्टेप में कहता है कि पहले आपके पास कोई भी क्वांटिटी है ना, उसका डायमेंशन लिखना है। उसका पहला स्टेप में आप करोगे राइट दियर रिलेटिव फार्मूला। कहने का मतलब है राइट इट्स फार्मूला, है ना। दूसरे बार में हम क्या लिखेंगे बाबू? राइट द यूनिट्स ऑफ फॉर्मूला। वो सिंपल उसका नहीं लिखना है, अगर फोर्स है तो सिंपली आपको न्यूटन नहीं लिखना है। ठीक है, यूनिट्स का फॉर्मूला लिखना है। क्या किसका लिखना है? यूनिट्स का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है बाबू कि अब जितने भी यूनिट्स हैं उनके उस सिंबल को क्या लिखना है? वो लिखना है रेस्पेक्टिव में सिंबल लिखना है। राइट दियर
सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब है बाबू कि जो भी चीज़ है ना वो यूनिट्स किसका आता है, वो यूनिट आता है उसका सिंबल क्या है। कहने का मतलब ये है मीटर है ना, तो मीटर किससे फाइंड आउट करते हो आप, उसका फिजिकल क्वांटिटी किससे आता है, सिंबल्स ऑफ यूनिट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी चीज़ों को आप लोग को ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएगा। चीज़ें कोई भी नया चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी हुई है ना। राइट्स इट्स फार्मूला, राइट द यूनिट्स ऑफ फार्मूला, राइट दियर सिंबल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे सर ये 3 स्टेप्स है, इसी 3 स्टेप्स के फॉलो करने के बाद हमको किसी भी चीज़ का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप प्रॉपर रूप से। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि डायमेंशन से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाओगे, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन होगा बाबू वो आपका है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा। अब इसका डायमेंशन लिखना है या विमा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का जो डायमेंशन है वो लिखने के लिए आपको एक फार्मूला, पहला स्टेप को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था बाबू? काइनेटिक एनर्जी का सर फार्मूला लिख दीजिए। वेरी गुड, लिख दिया बाबू। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया? हाफ mv²। दूसरे स्टेप में क्या लिखना है सर कि ये जो फार्मूला है ये नहीं कि डायरेक्ट आप जूल लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी का जान रहे हो तो हमेशा जो है डायमेंशन तुम्हारा गलत होगा या फिर रट लोगे, क्योंकि फिजिक्स में जो चीज़ें हैं वो 95% समझने वाली है और 5% है कुछ कुछ कंसेप्ट का जो चीज़ है जो आपको नहीं पता रहेगी, तो उन चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ की कौन सा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा, कौन सा वेवलेंथ कैसे होगा, ये कुछ चीज़ें हैं उन आपको याद ही रखना होता है। ठीक है, लेकिन 95% जो चीज़ें हैं वो आपको समझना होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक प्रॉपर रूप से। अब हम बाबू बात करेंगे सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा था कि इसके प्रॉपर यूनिट्स को लिखना है। मास का क्या होता है बाबू? केजी होता है। क्या होता है बाबू? केजी होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड का, ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टेप में हमने लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है सर कि केजी में है बाबू, केजी है। केजी किसका है बाबू? मास का। मास को हम कैसे लिखते हैं? उसका डायमेंशन एम से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। मीटर किसका है बाबू? लेंथ का है, एल लिख दिया, अब बटा में टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पावर 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। केजी कितना बार आया बाबू? एक बार आया, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा m1 l2 और t-2। कैसे आया बाबू? क्योंकि ये जो t है वो नीचे में है, ये नीचे में है, t वाला टर्म नीचे में है, जब क्योंकि l/t है ना, इसको अगर ऊपर में पावर में लिखोगे तो माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्वर्स के फॉलो से आता है, फार्मूला से आता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि कोई भी चीज़ का डायमेंशन फाइंड करना कितना आसान है यदि आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तब। कोई बच्चे का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ जो है टॉपिक से रिलेटेड और भी डायमेंशन का क्वेश्चन है, अभी हम करवा देते हैं आप लोग को जो ध्यानपूर्वक, क्योंकि टॉपिक अभी तक जो भी हम पढ़ें उसका एप्लीकेशन जब तक आप नहीं समझोगे तब तक टॉपिक पढ़ने से कोई बेसिक रूप से फ़ायदा होने वाला नहीं है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कंसेप्ट से आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो केवल सिंपली रूप से केवल हम थ्योरी पढ़कर कोई कंपटीशन को क्लियर नहीं कर सकते हैं। थ्योरी को भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को होता है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन आपका टॉपिक चल रहा है बाबू, तो डायमेंशन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे? दूसरा प्रश्न रहेगा बाबू वर्क, ठीक है। थर्ड रहेगा आपका बाबू पावर, ठीक है बाबू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन रहेगा बाबू वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे चीज़ों का डायमेंशन हम आज प्रॉपर रूप से फाइंड करना सीखेंगे, बारी बारी से सीखते हैं हम। फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट वाले जो है टॉपिक आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझेंगे ध्यानपूर्वक। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखोगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है बेसिकली पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका क्या होता है बाबू, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल, इसको हम एटा से डिनोट करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। हिंदी वाले के लिए बाबू, क्योंकि बोलोगे कि सर ये आप सर बता नहीं रहे हो सर कोफिशिएंट, इसका मतलब होता है, एटा का मतलब होता है बाबू श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब होता है बाबू प्रतिबल, क्या होता है बाबू, प्रतिबल, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेग प्रवणता। कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, है ना। प्रतिबल बटा वेग प्रवणता, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबल को हम समझेंगे कि ये क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब होता है एफ बटा में ए हो गया, है ना, कहने का मतलब हो गया। और इसको हम लिखोगे डी यू बटा में डी वाई। डी यू का मतलब है कोई भी चीज़ का यदि आपको ग्रेडियंट बोला जाए, ग्रेडियंट बोला जाए, अगर टेम्परेचर का ग्रेडियंट बोला जाए तो आप टेम्परेचर को एक लेंथ से डिवाइड करना है। अगर आपको सिंपली रूप से बोला जाए मास ग्रेडियंट बोला जाए तो मास को भी आप एक लेंथ से बोलोगे, ठीक है। वेलोसिटी को भी तो जान ही रहे हो बाबू, तो वेलोसिटी को हमने यू लिया है और वाई लिया है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक लेंथ के टर्म में, ठीक है। ये आपका ऊपर चला जाएगा बाबू एफ डी वाई बटा में ए डी यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली फोर्स का तुम जानते ही हो बाबू, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और सिंपली क्या हो गया, डी वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ए आपका यहाँ पे है बाबू, और ये नीचे क्या है, डी यू है ना, डी यू है सिंपली। तो डी यू क्या है बाबू, आपका वेलोसिटी है। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। एरिया है बाबू, सॉरी यहाँ ए है आपका, तो इसको हम सोल्व करते हैं। मास, कोई दिक्कत नहीं है, मास हो गया। इसका क्या लिखोगे, केजी लिखोगे। ई का क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई क्या है बाबू आपका, एक सिंपली एम लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ए का क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर लिखोगे, यहाँ मीटर लिखोगे, अपर क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो ऊपर आपका क्या बचा बाबू, केजी, तो ऊपर बचा, कोई दिक्कत नहीं बचा। ये सेकंड वाला टर्म है, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म में नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है आपका केजी, तो आपको नज़र आ ही रहा है। अब बटा में क्या हो जाएगा, एम और एस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो डायमेंशन आप लिखोगे प्रॉपर रूप से एम एल माइनस वन टी माइनस वन के टर्म में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। कहने का मतलब है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन यह हुआ एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। इसको नीचे ले जाओगे ना, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ को अब सिंप्लीफाई करो, एम माइनस वन एल माइनस वन टी माइनस वन के फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कहने का मतलब है श्यानता गुणांक का आपका डायमेंशन आ गया, ठीक है। इसको पहले आप लिख लोगे, फिर हम इसको इरेज करते हैं। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से समझ लें कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में को हम डिनोट करते हैं एटा से, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डी यू बटा में
डी वाई हो गया, ठीक है। एफ हो गया, वाई वाला टर्म ऊपर चला गया, ए और डी यू नीचे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और आपका डी वाई वाला जो टर्म है बाबू, डी वाई वाला जो टर्म है वो डी वाई क्या है, सिंपली एक लेंथ का है ना, तो ये सिंपली लिखा। और ए वाला नीचे वाला टर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया है, तो आप सिंपली रूप से सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले अब हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए अब बाबू हम बात करेंगे वर्क की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे बाबू, वर्क की बात करेंगे। वर्क का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है कार्य। क्या होता है, कार्य होता है, कार्य होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क को डिफिनेशन हम पहले क्या लिखना है बाबू, वर्क का आपको बेसिक एक फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स में कैसे लिखोगे बाबू, एम ए और डी लिखोगे, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, के जी, एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एल लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपली आ गया आपका, लेंथ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप सिंपली रूप से एम लिखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिखोगे, ई किसका आया, एम, इसको लिखेंगे। ये आपका क्या आ गया बाबू, एम और एम मल्टीप्लाई होगा तो L2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, T-2। तो हम लिख सकते हैं बाबू कि वर्क का जो डायमेंशन है M1 L2 T-2 आता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब पावर का जो फॉर्मेशन होता है, पावर का मतलब होता है हिंदी में इसको हम शक्ति बोलते हैं, शक्ति होता है बाबू, क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शक्ति का जो है, पावर का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो जानेंगे कि शक्ति होता क्या है। पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप में हमेशा किसी भी चीज़ का आपको फॉर्मूला लिखना है। चलो अब हम बात करेंगे शक्ति के बारे में, बात करेंगे। तो शक्ति में हम जानेंगे क्या क्या होता है शक्ति। तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब ये है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क का क्या लिखे थे बाबू अभी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब अपॉन में नीचे में क्या लिख देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा पावर। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बाबू, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपको सिंपली रूप से वाट लिख दीजिएगा, अगर वाट लिखिएगा तो आपका आंसर सब गलत हो जाएगा, वाट लग जाएगा आपका, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में, जैसे हमने बताया कि डायमेंशन कैलकुलेट करने का जो भी बेसिक टिप्स हैं, जो भी बेसिक स्टेप्स हैं, उसी को फॉलो करके आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है। यदि आज आप मेरे इस क्लास को समझ लोगे तो डायमेंशन का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, ठीक है, एकदम रामबाण इलाज है बाबू। आज का जो क्लास है वो डायमेंशन से एकदम बेसिक्स हमने बताया है, कोई भी चीज़ नया नहीं बतलाया है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई होती है, लेकिन उस चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई रूप में पढ़ाना है, आज मैंने आप लोग के सामने इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना, तब मैं समझूंगा कि मेरा जो आज का जो क्लास था आप बहुत बेनिफिट रहा आप लोग के लिए, है ना। तो मेरे लिए यही है ना। तो बाबू इसको समझोगे क्या, P बराबर F.D/T, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का मतलब क्या होता है बाबू, मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखोगे बाबू, सिंपली रूप से मीटर लिखते हो, यूनिट है ना, और एक टाइम है तो इसको टी लिख दिया, सेकंड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। केजी हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे, M/L2 हो जाएगा बाबू, ये सेकंड स्क्वायर है, नीचे वाला है टर्म, ये भी नीचे ऊपर चला जाएगा, और T-3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर का जो डायमेंशन है ML2 T-3 के रूप में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहेगा, है ना। आगे हम
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नए चीज़ों के साथ, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्लैंक कांस्टेंट का जो मेन भूमिका है वो कहाँ से आता है, उससे पहले कुछ दिमाग में हम चलाते हैं ना। तो एक एनर्जी में एक फार्मूला आता है E बराबर एच म्यू। क्या आता है? E बराबर एच म्यू आता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू? म्यू, या फिर लिख सकते हो बाबू E बटा में म्यू बराबर क्या लिख सकते हो? एच लिख सकते हो। म्यू का थोड़ा ही ज़रूरत है हमको, हमें तो ज़रूरत है सिंपली रूप से एच का। तो एच बराबर क्या होगा? E बटा में म्यू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो E हो गया, एनर्जी का हुआ बाबू। एनर्जी का तो डायमेंशन लिखते लिखते तुम लोग को पता ही हो गया, याद ही है ना। ml2 t-2, और म्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का, t के पावर -1 होता है ना। और ए वाला जो चीज़ है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ml2 और t-1। ये सब चीज़ें तो आपको आता ही कि यदि कोई भी चीज़ है, कुछ जनरल फार्मूला है आपको याद रखना है, a⁴m इंटू a⁴m। यदि आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पे देखो t है और t यहाँ भी है, t और t क्या है? सेम पावर का चीज़ है, लेकिन इसके जो है ऊपर के जो पावर है, बेस सेम है लेकिन इनके पावर क्या है? अलग अलग है। तो अगर सेम बेस रहा और पावर अलग अलग रहा और मल्टीप्लिकेशन में लिखो तो इसके फॉर्म में लिखते हैं। और यदि अगर डिवीजन में लिखना है a⁴m बाई, इसको हम लिखते हैं a⁴m - m लिखते हैं। कहने का मतलब है अगर डिवीजन में है तो माइनस कर देते हैं। तो उसी तरह करेंगे, t और t इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। ये प्लस हो गया और -2 है तो -2 + 1 क्या होगा? -1 होगा, है ना। इस चीज़ें तो आपको पता ही है। तो इसका जो डायमेंशन आ गया बेसिकली रूप से प्लैंक कांस्टेंट का ml2 t-1। चलिए, आप इसको नोट कर लो बाबू, आप इसको नोट कर लो। एक बार फिर हम बता देते हैं प्लैंक कांस्टेंट कहाँ से आता है ना। E बराबर एच म्यू एक फार्मूला होता है, ये आपको लाइट में पढ़ना है बाबू, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में है लाइट का, ठीक है। तो इससे आता है E बराबर एच म्यू आता है। एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, ठीक है। E बाई म्यू करेंगे तो एच आएगा। अब E का पता ही है आपको डायमेंशन, ml2 t-2, और म्यू क्या है? 1/2 हर्ट्ज जिसका यूनिट होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, उसको काउंट करते हैं सेकंड में। तो इसीलिए वो सेकंड नीचे रहता है। डिवीजन में कोई भी चीज़ को काउंट करोगे और एक समय में करोगे तो इसीलिए ऐसा टर्म t के पावर -1 आता है, और है ना 1/t करते हैं तो आपको आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाएगा तो आपका ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप इसको नोट कर लिए हो, और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं रूल, उसको आपको समझ लेना है और उसी को कैलकुलेट करना है। बस ये 2 फार्मूला आपको पता होगा, सारे डायमेंशन को आप सोल्व करोगे। बच्ची को पता रहता है लेकिन वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो जो चीज़ें हम पहले प्रीवियस क्लासेज में पढ़ लिए हैं तो ऐसा नहीं समझना है कि हम हायर क्लासेज में आ गए हैं तो उन चीज़ों को भूल जाना है, ठीक है। उन्हीं का सिंपली रूप से रिफ्रेशमेंट होता है इस क्लासेज में, और हम लोग आगे एक रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो रिजल्ट क्लियर करने के लिए बहुत तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाके हमें प्रॉपर रूप से रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों को एक सिंपल वे में समझने और पढ़ने की कोशिश करें, और प्रतिदिन 4 से 8 घंटा क्लासेस करो, आपका रिजल्ट गारंटी रूप से होगा, मैं कहता हूँ। चलिए बाबू, अब लास्ट वाला जो है आपका क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको भी बतला देता हूँ मैं। ये कहाँ से आता है बाबू? ये बराबर होता है बाबू Gm1m2/r², है ना। ये बराबर Gm1m2/r²। ये कहाँ से आता है? ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला होता है G, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्व नियांक किसको हम बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं, है ना। m1 क्या है? 2 सेपरेशन है मास का, है ना, उसके बीच में कितना लगता है कोई एक डिस्टेंस से, उसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम सिंपली रूप से इस काम को यूनिट फाइंड करना है, तो इसको आप लिख सकते हो G बराबर क्या लिख सकते हो? F r² बटा में m1 m2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फोर्स क्या होता है बाबू, पता ही है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आर क्या है बाबू, पता ही है आपको, एक लेंथ है ना, आर स्क्वायर। और ये क्या है आपका, एम इंटू एम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एम कंप्लीट कर दिया। पावर में क्या हो जाएगा आपका, एम के पावर -1 हो जाएगा। आप जैसे लिखना चाहो लिखोगे। ए क्या है, मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर, ए क्या है बाबू आपका, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। और ऊपर में एक आपका क्या है, 1 मीटर ऊपर पहले से है ना, तो मीटर और मीटर स्क्वायर जब जाएगा तो क्या होगा, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के लिए क्या लिखते हैं, उसको डायमेंशन के फॉर्म में L3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, L3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बटा में सेकंड स्क्वायर लिखेंगे तो t के पावर -2, ये आपका डायमेंशन आ जाएगा बाबू, m-1 L3 और t-2। तो आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा है ना, आप रिव्यू करो है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।